जम्मू कश्मीर में हदबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि मरकजी हुकूमत का जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की नशिस्तों को 83 से बढ़ाकर 90 करने का फैसला जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 और मुख्तलिफ दिफात के खिलाफ है। अर्जी में कहा गया है कि आईन की दिफा 170 के मुताबिक मुल्क में अगली हदबंदी साल 2024 में होनी है, माफ कीजिएगा 26 में होनी है। तो जम्मू कश्मीर में अलग से हदबंदी क्यों की जा रही है? दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की तश्कील भी गैर आईनी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हदबंदी का मतलब यह है कि किसी भी मुल्क या रियासत की हदूद को तय करना होता है जहां कानून साज इदारा हो। दरख्वास्त गुजार हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मुत्तू दोनों जम्मू कश्मीर के रिहायशी हैं। उन्होंने दलील दी है कि हदबंदी कमीशन की तश्कील कानूनी हदूद से बाहर है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जम्मू कश्मीर में हदबंदी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जी बिल्कुल, देखिए याचिकाकर्ता हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर मोहम्मद अयूब मट्टू दोनों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर से परसीमन आयोग के गठन कानून की सीमा से परे जो फिलहाल जम्मू कश्मीर में परसीमन के मामले को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो परसीमन का आयोग गठन किया जाना है वो फिलहाल असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि संविधान के आर्टिकल 170 के मुताबिक देश में अगला परसीमन 2026 में होना है। ऐसे में अलग से जम्मू कश्मीर में परसीमन क्यों किया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है जिसमें यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें 83 से बढ़ाकर 90 करने के केंद्र सरकार के फैसले को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 के विपरीत पाया गया है। तो साफ तौर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से विचार करने की मांग की गई है और साफ तौर से यह भी कहा गया है कि जो परसीमन आयोग के गठन करने की बात फिलहाल केंद्र सरकार कर रहा है वो फिलहाल असंवैधानिक है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करके परसीमन आयोग के गठन को लेकर जो भी फिलहाल केंद्र सरकार फैसला ले उसके विपरीत आदेश जारी करे। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, अब सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से क्या कुछ फैसला होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। फिल्म कश्मीर फाइल्स का तनाजा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एमआईएम के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने दिल्ली में एक प्रोग्राम के मौके पर इस फिल्म के जरिए नफरत फैलाने का इल्जाम आयद किया। इम्तियाज जलील ने बीजेपी पर भी सख्त तनकीद की है। लगातार तनाजा चल रहा है। आज इम्तियाज जलील साहब ने भी अपनी तकरीर में इस मामले को उठाया और इल्जाम लगाया कि वजीर आजम खुद नफरत फैला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब, कैसे कह सकते हैं कि वजीर आजम नफरत फैला रहे हैं? वो तो इंसाफ की बात करते हैं। देखिए, एक फिल्म अगर बनी है और उस फिल्म को प्रमोट अगर मोदी जी खुद कर रहे हैं तो फिल्म मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन जितना मैं सोशल मीडिया के ऊपर उस बारे में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पूरे मुसलमान ही ऐसे होते हैं करके, जबकि हकीकत ये है कि जिन लोगों ने अगर कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उसमें। लेकिन आप एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई एक वजीर आज़म अगर सामने अगर आकर उसे प्रमोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा वो उसमें कामयाबी उनको मिल रही है, इस वजह से वो आए हैं। वरना इस मुल्क के अंदर मोदी जी आकर ये क्यों नहीं कहे कि पेट्रोल और डीजल के भाव कहाँ चले जा रहे हैं करके, मैं बेरोजगारी के लिए है तो ये काम कर रहा हूँ करके। इतनी फुर्सत है इस मुल्क के वजीर आजम को कि वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए। ये जो फिल्म बनाई गई थी 32 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला, तो कश्मीरियों का जो दर्द है, खासतौर से कश्मीरी पंडित जो अपना घर छोड़कर आए हैं, उस दर्द को दिखाने में गलत क्या है? इस मुल्क के तमाम लोग, चाहे वो कौन सी भी जाति, धर्म या मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, अगर कश्मीरी पंडितों के बारे में जो फिल्म में बताया गया है वो सही अगर है तो पूरी संवेदनाएं उनके साथ है। लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं फिल्म देखकर है तो इसका हल निकालूंगा? क्या आप फिल्म में जाकर 3 घंटे बैठेंगे और उसका हल निकल जाएगा? ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। आप हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, आपको फिल्म की जरूरत नहीं है, आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा
कि मैं लेकर जाऊंगा, मैं कश्मीरी पंडितों को लेकर जाकर वहां पर बसाने का, जिन्हें बेघर किया गया है, तो वहां पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी करके आप ये काम ना करते हुए आप कह रहे हैं कि नहीं जाओ पूरा देश देखो, 3 घंटे की फिल्म देख लो और उसके बाद ये मसले का हल हो जाएगा। तो मोदी जी, ऐसा मसले का हल नहीं होने वाला है। लेकिन सरकार तो काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, काफी डॉक्यूमेंट भी जमा कराए गए हैं। बताइए कितने कश्मीरी, मैंने खुद ने है तो कई कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यूज देखा है जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए ये फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है करके। अगर सरकार काम कर रही है तो पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, चल रहा है पार्लियामेंट का सेशन। हम तो मोदी जी आपको और आपकी सरकार को हम ये पूछना चाहते हैं और ओपन चैलेंज करके पूछना चाहते हैं कि अगर सही मानों में अगर आपको हमदर्दी है इन कश्मीरी पंडितों से, तो आप आंकड़े बता दीजिएगा कि पिछले 7 सालों के अंदर मैंने ये काम किया है कि इतने कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर उनके घर में बिठाया है करके। आप बताइए ना, क्या मानते हैं अगर जो अब तक नहीं हुआ अब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर मतलब कुछ गलत किसी के साथ अगर हुआ है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं साफ तरीके से इस मुल्क के जो अक्सरियत में रहने वाले लोग हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि एक इम्प्रेशन जो क्रिएट किया जा रहा है कि मुसलमान ऐसा होता है करके, तो मुसलमान ऐसा नहीं होता है। उसमें ये फिल्म के ज़रिए सिर्फ एक नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। हमारी पूरी संवेदनाएं जो है, हमारी पूरी सहानुभूति जो है, वो यकीनन कश्मीरी पंडितों के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उनके साथ है। लेकिन इसका हल कोई फिल्म नहीं है बल्कि सरकार है और सरकार को बार बार कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तो क्या इस फिल्म पर बैन लगा दिया जाए, क्या इसे रोक दिया जाए, जबकि हर जगह मांग हो रही है तो टैक्स फ्री किया जाए? देखिए, फिल्म को बैन करना या फिल्म को चलने देना ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ज्यादती हुई है तो इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी वो इम्तियाज जलील की नहीं है, ना आपकी है। हम सरकार का साथ देंगे अगर सरकार ये बताए हमें कि पिछले 7 सालों के लिए 7 सालों से हमने ये ईमानदारी के साथ ये कोशिश की है, इतने कश्मीरी पंडित वहां से आए थे, हमने उनको दोबारा वहां पर ले जाकर सेटल किया है। सादी सी बात है, इतना जवाब दे दीजिएगा उसमें हमारे को। बस इसके लिए इतना फिल्म को टैक्स फ्री ये वो करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। तो साफ तौर पर इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि सरकार के पास कोई फार्मूला है, सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए काम करना चाहती है तो मजलिस उनके साथ है। कैमरामैन नरेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम 34 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये जानकारी फराहम की है। वजीर दाखिला के मुताबिक जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल में ये जायदादें खरीदी गई है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने गैर बीजेपी वज़राए आला को खत लिखा है और उनसे मुत्तहिद होने की अपील की है। ममता ने बीजेपी की क़यादत वाली मरकज पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम भी आयद किया है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल ममता ने अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। आज उत्तर प्रदेश असेंबली में एमएलए के तौर पर हल्फ नहीं ले सकेंगे। अदालत ने जेल इंतजामिया की जानिब से दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्हें असेंबली में हल्फ बर्दारी के लिए जाने की इजाजत मांगी गई थी। आजम खान रामपुर असेंबली सीट से एमएलए मुंतखब हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने रामपुर की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, आजम खान को बड़ा झटका। हाँ, जाहिर है कि देखिए कहीं ना कहीं इसका अंदेशा और खदशा महसूस किया जा रहा था ईशा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक अमल साथ साथ चल रहा था कि शायद उनको इतनी इजाजत मिल जाए कि वो जाकर हलफ ले लें और फिर उनको वापस जेल चले जाएं। लेकिन जाहिर है कि बड़ा झटका है, जैसा कि आपने बताया। और एक बात और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इस बात का खदशा ज्यादा महसूस किया था और उन्होंने कहा था, हालांकि देखिए अदालत के फैसले पर कोई तबसरा, कोई तनकीद नहीं कर सकते हैं हम दस्तूरी तौर पर, लेकिन सियासी लोगों ने जो तबसरे किए हैं वो भी काफी अहम है। और सियासी लोगों के तबसरे यही कह रहे थे
कि ये योगी हुकूमत है, तो इसमें इम्कानात कम है कि आजम खान को शपथ लेने के लिए, हलफ बर्दारी के लिए वहां तक जाने दिया जाएगा। तो देखिए, अदालत के अपने रुख है जिस पर कोई तनकीद की गुंजाइश नहीं है। ताहम एक बड़ा झटका है और समाजवादी पार्टी के लोगों में मायूसी है, बिलखुसूस आजम खान के खानदान में मायूसी है। और पूरी समाजवादी पार्टी के कई लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अब जो हालात है उत्तर प्रदेश के वो मजीद खराब हो रहे हैं। और जाहिर है कि एक ऐसे लीडर को जो कि मतलब जेल में बंद है, जिसने वहां से फतेह हासिल की है, उसको अगर हलफ बर्दारी के लिए भी जाने नहीं दिया जाता है तो ये अफसोसनाक अमल है। ऐसा कुछ इजहार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की जानिब से। इंशाअल्लाह। बिल्कुल, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मरकजी ट्रेड यूनियनों की दौरोज़ा कौमी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। मगरबी बंगाल समेत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में बंद का असर दिख रहा है। कई जगहों पर रेलवे, सड़क खिदमात और बैंकिंग मुतासिर हुई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कौमी असासों की फरोख्त, 4 मजदूर मुखालिफ लेबर कोड मुतारिफ कराने और निजकारी के खिलाफ मजदूर तंजीमें हड़ताल पर है। दिल्ली के विज्ञान भवन में न्यूज 18 को पानी के तहफ्फुज से मुतालिक अहम मुहिम चलाने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बेस्ट कवरेज अवार्ड से नवाजा। न्यूज 18 पानी के तहफ्फुज से मुल्क भर में अहम किरदार अदा कर रहे लोगों और तंजीमों को अपने खुसूसी प्रोग्राम मिशन पानी में पेश करता आया है। इसके अलावा रियासती सतह पर उत्तर प्रदेश को पानी के तहफ्फुज के लिए पहला, जबकि शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला अवार्ड दिया गया है। है 3 साल पहले जब हमने मिशन पानी शुरू किया था तो उस टाइम पे इतना हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा। हम उसको स्टॉकहोम लेके गए, डेवोस लेके गए और आज सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धता है वो ये है कि हमारे को प्रेसिडेंट की तरफ से फर्स्ट अवार्ड मिला है मिशन पानी सपोर्ट करने के लिए। तो इससे बड़ी खुशी और हो नहीं सकती। पूरी सारी टीम्स ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 2 साल में, कोविड के दौरान भी। उसके बावजूद आज हम ये लगता है कि हमने कम से कम सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें सकारात्मक तरीके से हमने सपोर्ट किया है इस पूरी मुहिम को और आगे भी करना चाहेंगे। हमारा पूरा आभार है रैकेट बेनकाइजर की पूरी टीम को, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स अक्षय कुमार जी, अमिताभ जी एंड सारे हमारे टीम के एडिटर्स जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। इस कैंपेन तो मीडिया कंपनीज खूब सारे करते हैं। इस कैंपेन की खासियत ये भी है कि इसकी ग्राउंड पे बहुत इम्पैक्ट रही है पूरे देश में, खाली एक किसी प्रदेश में हो या किसी लोकल एरिया में, काफ़ी अक्रॉस द कंट्री इसकी बड़ी इम्पैक्ट रही है। और एक खासियत ये है कि इस कैंपेन के लिए पूरे न्यूज़ रूम्स, हमारे सारे चैनल, सारे डिजिटल ब्रांड्स, सबके एडिटर्स, रिपोर्टर्स, सब ने इसमें मेहनत की है। तो बहुत ही बेहद खुशी की बात है ये कि हमें मतलब इस किस्म की रिकग्निशन मिली है आज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में पीएम मोदी ने अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो लोगों को अवामी मुफाद के लिए चलाई जा रही मरकज की फलाही स्कीमों से आगाह करे। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया को जानकारी दी कि आज की मीटिंग में बीजेपी पार्लिमानी पार्टी ने प्रधानमंत्री गरीब योजना में तौसी के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम और बीजेपी सदर ने 6 से 14 अप्रैल के दरमियान समाजी इंसाफ के लिए जगह जगह मीटिंग करने की हिदायत भी दी है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रियासत के निजी स्कूलों में गरीब तालिबा के लिए 25% कोटा मुकर्रर किया है। इस कोटे में यतीमों मौजरीन के लिए 5% झैली कोटा मुकर्रर है। वहीं एससी तबके के लिए 10%, एसटी के लिए 4% झैली कोटा है और अकलियती बीसी व दीगर जुमरे के लिए 6% झैली कोटा मुकर्रर किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन ज्यादा गर्मी पड़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात ने आज और कल दिल्ली में शदीद गर्मी पड़ने और गर्म हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। इसी दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। कल सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 7 डिग्री ज्यादा था। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है।
कुशीनगर में बाबर की हुई मुबैना लिंचिंग के तमाम 4 मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मुतासरीन खानदान के लिए योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम योगी ने बाबर की हुई मुबैना लिंचिंग पर दुख का इजहार किया। साथ ही अफसरान को मामले को अच्छे तरीके से जांच करने का हुक्म भी दिया था। बाबर ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद खुशी में मिठाइयां तकसीम की थी। मुश्तिल पड़ोसियों ने इसकी पिटाई की थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत की आवाम के लिए फिर से तीर्थ दर्शन स्कीम शुरू किए जाने के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। हुकूमत के जरिए 2 साल बाद शुरू की जाने वाली तीर्थ दर्शन स्कीम को जहां रियासत की आवाम के लिए अहम सौगात के ताबीर किया जा रहा है, वहीं हुकूमत के जरिए काशी तीर्थ दर्शन के लिए जाने वाली खुसूसी ट्रेन में सीएम शिवराज सिंह के 7 काबीना वजीरों के जाने का भी ऐलान किया गया है। मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। इस वक्त योगी आदित्यनाथ असेंबली में खिताब कर रहे हैं। अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है, उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे। इस विश्वास के साथ उसका एक प्रतिरूप आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके चयन की इस प्रक्रिया का होना इस बात को मजबूती से और मजबूत करता है कि हम सब मिलकर के इस सदन की उच्च मर्यादाओं को, उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और आज आपका चयन उसका एक उदाहरण भी है। देश के अंदर विभिन्न विधानसभाएं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसको बहुत नजदीक से देखती है। मुझे याद है जब पिछले कालखंड, पिछले 17वीं विधानसभा में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम लोगों ने विधानसभा के सत्र को यहां पे संचालित करने का निर्णय लिया। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि कोरोना में सदन चलाना क्या आवश्यक है। हम लोगों ने कहा देखिए संवैधानिक बाध्यताएं हैं और विधायी कुछ कार्य संपन्न होने आवश्यक है, इसलिए से हम लोग उसकी कोई व्यवस्था देने जा रहे हैं। हम लोगों का सत्र बहुत संक्षिप्त सत्र था, लेकिन सत्र कैसे हमने संचालित किया है, विभिन्न राज्यों से मेरे पास फोन आते थे कि कैसे आपने सदन का संचालन किया, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और 17वीं विधानसभा तो इस मामले में बहुत रिच रही है कि उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो वास्तव में कार्यकाल 17वीं विधानसभा में सरकार को भी, माननीय सदस्यों को भी 3 वर्ष का ही कार्यकाल का एक अवसर प्राप्त हुआ था। 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए, लेकिन उन 3 वर्षों में भी पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सदन में चर्चा हो सके और लगातार 36 घंटे तक चर्चा चल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए कैसे हम उस विकास की प्रक्रिया को सतत बढ़ाने के लिए कार्य कर सकेंगे, इस पर चर्चा होती। इस पर इसी सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर लगातार 36 घंटे तक हमारे सदन का चलना माननीय सदस्यों के मन में आम जनमानस के प्रति बसी व भावना को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बना था। उसने देश के अंदर एक बहुत योगी आदित्यनाथ असेंबली में खिताब कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा इजलास में मुंबई में मकान का मुतालबा करने वाले कुंटर के रुकने असेंबली उद्धव सिंह राजपूत के खिलाफ एनसीपी लीडरों ने अलामती भीख मांगो रैली निकाली। ये रैली एनसीपी लीडर संतोष की क़यादत में निकाली गई। इस मौके पर एमएलए को मुंबई में मकान दिलाने के लिए बाज़ाब्ता भीख मांगो रैली निकाली गई। काबिल जिक्र बात यह है कि इस अलामती रैली में फकीरों को भी शामिल किया गया। एनसीपी लीडरों का इल्जाम है कि कुंटूर में घर कल स्कीम के तहत 4000 से ज्यादा दरख्वास्तें इल्तिवा में पड़ी हुई है। लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और एमएलए को मुंबई में मकान चाहिए। अवाम के मसाइल हल करने के बजाय शिवसेना एमएलए अपनी दुनिया आबाद करने में मसरूफ अमल है। आमदारांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मला मुंबईला घर द्या अशी विनवणी केली आणि एक प्रकारचे सरकारला मुंबईत घरकुडासाठी भीकच मागली। म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ठरवले की गोरगरीब इमानदार नागरिकांच्या करातून आमदाराला मुंबईत घर दिल्यापेक्षा अधिकारी गुत्तेदार व अवैध धंदे करणारे यांच्याकडनं भीक रूपी पैसे गोळा करून आमदाराच्या मुंबईच्या घराची हौस भागवावी म्हणून हा प्रतिकात्मक निषेध भीक मागो आंदोलन राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष या ठिकाणी करत आहे। यूक्रेन और रूस की फौजें जंग के मैदान में एक दूसरे से बरसर पैकार में हैं, तो दूसरी तरफ तुर्की में दोनों मुल्कों के नुमाइंदे बातचीत की मेज पर आमने सामने हैं। 2 हफ्तों के बाद दोनों मुल्कों के नुमाइंदे बातचीत की मेज पर आ गए हैं। तुर्की के सदर उर्दुगान की काविश के नतीजे में रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ाने हुए साथ आए हैं। तुर्की के सदर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन के इस देरीना मरासिम है, इसीलिए उसकी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दोनों के बीच सालिस का किरदार अदा करे। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है। वहीं दिल्ली में 1 लीटर डीजल के लिए 91 रुपए 47 पैसे अदा करने होंगे। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू किया था। तब से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर से ज्यादा का इजाफा हो गया है। आप देख रहे हैं कि 2 हफ्तों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से तमाम अशियाई ज़रूरत की चीज़ों पर भी महंगाई आई है, जिसकी वजह से अवामुल नास बेहद परेशान है। उनकी जेब पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। आइए अब नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो में कम्युनिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इस तरह से आगे बढ़ गए हैं कि कोई इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट कभी इस पर फुल कंट्रोल एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये अपनी कम्युनिटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। कम्युनिटी दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स का नेटवर्क है। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की सफलता वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर ज्यादा निर्भर करती है, इसलिए कम्युनिटी मेंबर्स की रिकमेंडेशन काफी मायने रखती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो कम्युनिटी इकोसिस्टम क्या है। कम्युनिटी के मेंबर्स प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। वे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं और मार्केट्स, हाइलाइट्स और अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं। ये कम्युनिटी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के रूप में भी काम करती है। नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह का ऑर्गेनिक सपोर्ट जरूरी है। एक्टिव कम्युनिटीज अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करके और सोशल
चैनल्स पर सवालों के जवाब देकर नए सदस्यों से एक कनेक्शन तैयार करते हैं। और कम्युनिटी कौन है ये भी जानिए। ब्लॉकचेन कम्युनिटी के मेंबर्स वो टेक और क्रिप्टो एंथुसियास्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में कम्युनिटी लर्निंग के अवसर मुहैया कराना भी जरूरी है। तो क्रिप्टो के समझ में आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।